Hello student, I am Nisha Parsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our new chapter which is strategy for enhancement in food production. यानी कि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, जो इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है किस तरीके से हम उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से किसी प्लांट को हम डिजीज़ फ्री बना सकते हैं, किस चीज़ से हम वैरायटी को चेंज कर सकते हैं, सारी की सारी बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। आ गई बात समझ में? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है और सबसे बड़ी बात कि प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत कैसे पड़ी। डन, चलो प्लांट ब्रीडिंग देख लेते हैं पहले। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है मैम, है कि नहीं? देखो प्लांट ब्रीडिंग यानी कि आप क्या कर रहे हो, एनी पर्पसफुल चेंजेस और manipulation in plant species। क्या कर रहे हो बच्चों प्लांट ब्रीडिंग के प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आप कि आप कोई भी ऐसा चेंज कर रहे हो, पर्पसफुली इंटेंशनली आप चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या बढ़ानी है, उस क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है, उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज करनी है, राइट? तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दोगे, कुछ ऐसा चेंज कर दोगे, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर दोगे जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में भी चेंज आएंगे और उसकी वजह से उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी एनहांस हो जाएगा। हम यही तो देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो चाहिए हमें कि जिस तरीके से हम फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, उसका यील्ड को इंक्रीज कर सके, यही तो हम चाहते हैं। तो क्या किया हमने, एनी पर्पसफुल चेंजेस एंड मैनिपुलेशन इन प्लांट स्पीशीज। आप कोई भी चेंज कर रहे हो, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, किस किस विधियों से कर रहे हो, किस किस तरीकों से कर रहे हो, वो अभी हम देखेंगे। प्लांट ब्रीडिंग समझ में आ गई। अब एक और बात, व्हाई वी नीड प्लांट ब्रीडिंग। हमें पता लग गया कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, तो हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा तो जो हमारी पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, राइट? फिर हमें क्या चाहिए कि डिजीज फ्री प्लांट चाहिए या डिजीज फ्री क्रॉप चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज करने से या बहुत सारे केमिकल यूज करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो सॉइल की क्या घट गई है, क्वालिटी घट गई है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, बहुत तरह के पॉल्यूशन है जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें चाहिए उस प्लांट के अंदर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमें भी डिजीज हो रही है, हमारी पूर्ति भी नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए ताकि हम इस न्यूट्रिटिव वैल्यू को और उसकी यील्ड को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डिजायर एनहांस कर सके। दूसरी बात, आपको क्या चाहिए, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन चाहिए जो कि आपकी इकोनॉमी को भी बढ़ा सके, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स को भी इंक्रीज कर सके, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी है फ्लावर की, ठीक है, उस जैसे कुछ फ्लावर हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं सजावट के लिए, तो आप क्या चाहते हो कि उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा दें, पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको मिले, ताकि हम क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आए दिन फंक्शन होते हैं, आपको क्या चाहिए, सजावट के लिए फूल चाहिए। यदि आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, उसकी यील्ड बढ़ा दो, उसको एनुअली कर लो प्लांट को, तो आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो सकते हो। तो यानी कि प्लांट ब्रीडिंग जो है हमें बहुत पर्पस से चाहिए। इज दैट क्लियर? चलें आगे। So, plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type। हमें कैसा प्लांट चाहिए, हमारी क्या डिजायर है, उस आधार पे वो प्लांट टाइप बन सके दैट आर बेटर सुटेटेड फॉर कल्टीवेशन, जो कि जो कंडीशन भी आप उसको दो उस कंडीशन में वो ग्रो हो सके, उसका कल्टीवेशन हो सके, गिव बेटर यील्ड्स, आपको प्रॉपर यील्ड मिल सके, बेटर यील्ड मिल सके जैसा आप चाहते हैं, और कैसा होना चाहिए, वो डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। आ गई बात समझ में? कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग
कन्वेंशनल मेथड, देखो बच्चों आज की जो एडवांस टेक्निक है उसमें हम पढ़ेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग, उसमें हम आप देखोगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं मैम, सिंगल सेल प्रोटीन कैसे है, आप देखोगे सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन है, माइक्रो प्रोपगेशन है, ये बहुत सारी एडवांस टेक्निक है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप की ईल्ड को एनहांस कर पा रहे हैं। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिसेस फॉर 1000 ईयर्स, बहुत सालों से बच्चों जो है प्लांट ब्रीडिंग का कन्वेंशनल मेथड चलता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती हुई आ रही है ना, हमें तो न्यू वैरायटी चाहिए ही चाहिए। सिंस बिगिनिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू 9000 टू 11 ईयर्स अगो, 11,000 ईयर्स अगो, यानी कि देखो 9000 से 11000 साल पहले से हम प्लांट ब्रीडिंग की कन्वेंशनल टेक्निक को लेते हुए आ रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, नई वैरायटीज लेते हुए आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व। अब देखो जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है वो क्या क्या स्टेप लेती है या उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली बात तो बच्चों, जब भी आपको ब्रीडिंग करवानी हो, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, आपने क्या किया, प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, प्लांट को सेलेक्ट किया, उसकी प्योर लाइन ली, प्योर लाइन ली, फिर उसमें आपने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, क्रॉस करने के बाद आपके पास वैरायटी आ गई। ये हमारा नॉर्मल मेथड है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल मेथड है। तो क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस का आपने क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन करवाया। सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन, जो प्योर लाइन आई उसको सेलेक्ट किया किसके द्वारा, बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट और हायर ईल्ड, आपने देखा कि जिसके मध्य आपने क्रॉस करवाया था उसका जो ईल्ड है वो हाई आया या नहीं आया। न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज, और क्या वो प्लांट न्यूट्रिटिव है, क्या वो प्लांट डिजीज फ्री है या नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने लिया एक प्लांट आपने ए लिया और एक प्लांट आपने बी लिया, ठीक है। ये जो प्लांट है बच्चों, इसके अंदर क्या है कि ये डिजीज फ्री प्लांट है, ठीक है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है या डिजीज फ्री प्लांट है, राइट। ये जो प्लांट है इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशन में मान लो आप कि आपका प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, राइट। आपको क्या चाहिए, मुझे ऐसा प्लांट चाहिए इसी सेम स्पीशीज का, ठीक है, स्पीशीज सेम है बच्चों, सेम स्पीशीज का आपको ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा हो, जो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो आपने दोनों के पेरेंट लिए, बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने से हमारे पास क्या आ गया, ये प्लांट सी आ गया, और इस सी प्लांट में ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है प्रेजेंट है, दोनों के दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग मेथड से आपने एक न्यू वैरायटी बना ली जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी है। आ गई क्या बात समझ में? बहुत ईजी सा चैप्टर है, ईजी सा पार्ट है। बस आपको क्या करना है, थोड़े से अपने जो स्क्रू हैं वो टाइट करने हैं, जो लूज हो चुके हैं, बस अपना फोकस करना है, इजी है बहुत, राइट। चलिए आगे। With advancement in genetics, molecular biology and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular genetics tool. अब देखो कन्वेंशनल मेथड आपने देखा, जो हम प्लांट ब्रीडिंग का जो एडवांसमेंट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, उसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, उसमें हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन, उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन, उसमें हम पढ़ेंगे सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप पूरा जेनेटिक टूल ले रहे हो बच्चों, बहुत सारे मेथड्स ले रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एडवांस टेक्निक है, कन्वेंशनल मेथड से अलग है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्लांट ब्रीडिंग करने के? देखो लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा होना चाहिए कि वो प्लांट में अपन के पास हाई यील्ड हो। देखो वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि लिखने की आदत बनी रहेगी। जितना आप स्क्रैम्बल करोगे उतना आपको लर्न होने की पार भी बढ़ेगी। हाई यील्ड होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, राइट, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिटिव होना चाहिए,
राइट। इसके अलावा वो अबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट होना चाहिए, राइट। इतनी सारी चीजें, इतनी सारे क्वालिटीज उस वाले प्लांट में होनी चाहिए जिसके लिए आप प्लांट ब्रीडिंग करा रहे हो, राइट। आ गई बात समझ में? तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इंप्रूव्ड क्वालिटी, इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। क्या क्या हो सकते हैं? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या है? जिसमें आप क्या पढ़ोगे? जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई है, इसकी वजह से प्लांट खराब हो रहा है, तो वो बायोटिक स्ट्रेस है। अबायोटिक स्ट्रेस क्या हो गया? जैसे कि अकाल आ गया, जैसे कि फ्लड आ गया, ये क्या है? हमारे अबायोटिक स्ट्रेसेस हैं। सो यदि हम बात करें सैलिनिटी की, एक्सट्रीम टेम्परेचर की, ड्रॉट की, रेजिस्टेंट टू पैथोजन, ये क्या हो गए? ये वाला जो डी है वो तो हो गया बायोटिक स्ट्रेस, और ये जो हो गए ये हो गए अबायोटिक स्ट्रेस। यानी कि जो आपका प्लांट है उसमें ऐसा रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए जिसके, या ऐसा टॉलरेंस पावर होना चाहिए जिससे कि उसमें ना तो कोई एक्सट्रीम सैलिनिटी का फर्क पड़े, ना ही उसके अंदर कोई, आप बोल रहे हो टेम्परेचर की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, या हम कह सकते हैं कि ना कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई उसको इन्फेक्ट ना कर सके। ऐसा प्लांट हमें चाहिए। आज की हमारी डिज़ायर है, हमारी नीड्स हैं कि हम ऐसी कोई टेक्निक यूज़ करें ताकि हमें ऐसी तरह की क्रॉप्स मिल सके। आ गई क्या बात समझ में? चलें आगे। इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन अ systematic way worldwide in government institutions and commercial companies। आजकल हमारी गवर्नमेंट, आजकल इन द सेंस है बहुत समय से गवर्नमेंट भी अवेयर है इस चीज़ के लिए। बहुत सारी ऐसे एग्रोकल्चरल कंपनीज हैं जो कि अपना, हम कह सकते हैं अपना एक इनिशिएटिव लेती हैं ऐसी क्रॉप्स को बनाने के लिए, ऐसी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इज दैट क्लियर? The main step in breeding new genetics variety a crop are। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स हैं उससे आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हो, पूरा चैप्टर समझ सकते हो, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसी, हम कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा पाथवे है जिसके हिसाब से हम प्लांट ब्रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? देखो, सबसे पहले आप करोगे कलेक्ट जर्म प्लाज्म। क्या मतलब है मैम जर्म प्लाज्म का? बेटा जर्म प्लाज्म का मतलब होता है कि एक स्पीशीज के बहुत सारे फॉर्म्स, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स, यानी कि ऑल एलील्स, उसके अंदर ऑल जीन्स, या हम कह सकते हैं उसका जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो सारा चीज क्या होता है? जर्म प्लाज्म होता है, राइट। यानी कि एक कोई भी वैरायटी आपने ली है, उसका प्रॉपर एलील्स फॉर्म आप देख रहे हो, उसका एलिलिक फॉर्म देख रहे हो, उसके अंदर किस तरह की जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो आप देख रहे हो, और आप उसको कलेक्ट कर लिया, आपने कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म की भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तभी जाकर के आप आगे फर्दर उसको सेलेक्ट करोगे। क्या क्या होना चाहिए? आप देखोगे कि उसका एक तो हाई यील्ड होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आप देखोगे कि वहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो उसमें, है ना, आप अच्छे से उसको कल्टीवेट कर सको। इसके अलावा आप देखो कि जो आप डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए आपको वो उसके अंदर प्रेजेंट हो, वाइल्ड वेराइटीज़ भी उसके अंदर प्रेजेंट हो। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? जर्म प्लाज्म की। अब आपने क्या किया, मान लीजिए हमने वीट लिया, इसका हमने जर्म प्लाज्म इकट्ठा किया, कुछ ऐसा था, राइट। ये अपन ने लिया ABCDE, राइट। ये अपन ने 5 प्लांट्स ले लिए वीट के। अब मान लीजिए कि इस वाले प्लांट में, ठीक है, इस वाले प्लांट में कोई ये एबिलिटी थी कि इसका यील्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो था ये डिजीज फ्री था, ठीक है। मान लीजिए ये न्यूट्रिटिव वैल्यू के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा था, है ना, और इसमें कुछ और, इसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हमारी जो डिज़ायर है, हम क्या चाहते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वीट का प्लांट है, राइट, मेरा जो वीट का प्लांट है उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और उसके अंदर वो डिजीज़ फ्री भी हो, ठीक है, वो क्या हो? डिजीज़ फ्री भी हो। तो
तो आप क्या करोगे, आपने प्लांट ई और प्लांट सी को चूज कर लिया। आपने क्या किया, सबसे पहले कलेक्ट करा, सबसे पहले आपने कलेक्ट किया, जर्मप्लाज्म को कलेक्ट कर लिया। अब इस कलेक्शन में से आपने अपनी डिजायर के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया, यानी कि दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करवाने के बाद आपने क्या करवाया, इसके बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा दिया, सी और ई के बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने के बाद में आपके पास क्या आ गई, प्योर लाइंस आ गई, प्योर लाइंस आई। आपने इसको चूज किया, चूज किया, फर्दर इसको कल्टीवेट करवाया, कल्टीवेट करवाया। कल्टीवेट कराने के बाद आपने क्या करा, इसका टेस्टिंग किया। टेस्टिंग क्या करोगे कि जो कैरेक्टर्स आपको चाहिए थे, क्या उसके जीन एक्सप्रेस हुए हैं उस प्लांट में, क्या वो वीट का जो प्लांट है वो डिजीज फ्री है, या वो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू आपको चाहिए थी वो न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो टेस्टिंग की, टेस्टिंग से आपको लगा कि ठीक है, तो आप उसको क्या करा दोगे, रिलीज करा दोगे। रिलीज बोले तो मार्केट में भिजवा दोगे कि ठीक है, इस तरह का हमारे पास नया वीट का वैरायटी आया है। आगे के बाद समझ में क्या किया आपने, कलेक्ट द जर्मप्लाज्म, उसके बाद आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद प्योर लाइंस आई, उसको फर्दर कल्टीवेट किया, उसकी टेस्टिंग करी और देन उसको रिलीज किया। आ गई क्या कहानी समझ में, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए चीजें आपके। चलिए, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स seeds having all the diverse allele for all genes in a given crop is called germplasm collection. germplasm का collection किया। A good germplasm collection is essential for a successful breeding program. हर जिस भी breeding program में आप काम कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आपका गुड जर्मप्लाज्म कलेक्शन होना चाहिए। तभी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगी कि किस तरह की वैरायटी आपके पास आ सकती है या आप क्या चाहते हैं। जर्मप्लाज्म ऑफ एनी क्रॉप वुड कंसिस्ट ऑफ कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटी होनी चाहिए। वाइल्ड स्पीशीज रिलेटेड टू द क्रॉप स्पीशीज, वाइल्ड वैरायटी भी आपको उसके अंदर होनी चाहिए। लाइन्स प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडर, जो प्योर लाइन है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। ओल्ड, लोकल और देसी वेराइटीज, आप देखोगे जैसे अभी हम शुगर केन की बात करेंगे फर्दर, तो आप देखोगे कि नॉर्थ का जो शुगर केन है उसका अलग टेंडेंसी है, जो साउथ का शुगर है उसका अलग टेंडेंसी है। हमने दोनों को मिला करके क्या बनाई, एक नई स्पीशीज बनाई है। आ गई बात समझ में। तो कहीं जगह किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में ही वो ग्रोथ कर सकता है, हर जगह वो ग्रोथ नहीं करेगी वो वैरायटी, तो ये भी आपको देखना होना चाहिए। इम्प्रूव्ड वैरायटी दैट हैज नो मोर इन कल्टीवेशन, और क्या होना चाहिए, जो शुरू से वैरायटी चलती है वाली है उसमें वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा उस कल्टीवेशन के अंदर। इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, आपने जर्मप्लाज्म को इकट्ठा कर लिया, अब आप क्या करोगे, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे अपन ने क्या किया, सी और ई को सिलेक्ट किया। द जर्मप्लाज्म इज इवोल्यूटेड सो टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर आपको चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टर जो चाहिए, आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। द सेलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आपने क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमोंग द सेलेक्टेड पेरेंट, अब आप क्या करा रहे हो, सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराओ। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू पेरेंट ऑफ टू प्रोड्यूस हाइब्रिड दैट जेनेटिकली कंबाइन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन प्लांट। सी और ई प्लांट के जो दोनों के कैरेक्टर थे वो अब न्यू प्लांट में आएंगे, किसके बाद, इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जो हाइब्रिड आपके पास आई। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो लाइंस आई, जो भी प्रोजेनी आपके पास आई, उसमें भी आप टेस्ट करोगे कि कौन सी ऐसी, मतलब हमारे पास प्रोजेनी है जिसके अंदर वो हमारा डिजायर कैरेक्टर आया है। Is that clear? So this step consists of selecting among the progeny of hybrid plant that are superior to both the parents. Superior मतलब जिसके अंदर वो characteristics हैं, तभी तो आप further उसको cultivate कराओगे। Testing, release and commercialization of new cultivars. The newly selected lines are evaluated and comparison to the best available local crop cultivar. जो हमारे पास लोकल में जो characteristics थे उससे आप करोगे टेस्ट कि हाँ भाई नहीं, हमारी इस वाले प्रोजेनी में या इस सुपीरियर ट्रेट के अंदर, इस सुपीरियर प्रोजेनी के अंदर
हमारे पास वो डिजायर्ड ट्रेट आए हैं जो हमें चाहिए होते हैं। आगे कहानी। नाउ वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति। आपने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, आपको क्या चाहिए, अच्छा सा प्रोडक्शन चाहिए। कैसे प्रोडक्शन करोगे, तो बहुत सारी ऐसे प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स हमने यूज़ करी, क्रॉप ईल्ड बढ़ाई, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई। यही क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। So the development of several high yielding varieties of wheat and rice in the mid 1960s as a result of various plant breeding techniques led to dramatic increase in food production in our country, referred to as green revolution। और आप देखोगे कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं उनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन। जब स्टारवेशन की कंडीशन थी बच्चों हमारी इंडिया के अंदर, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फूड की, तो जो डॉक्टर स्वामीनाथन सर हैं उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया एक ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके। इन्होंने वीट की वैरायटीज़ बनाई जिसके अंदर बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी थी। सो एग्जाम्पल ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़, जिसमें हम वीट की बात करेंगे। वीट की बात करेंगे तो आप देखोगे बच्चों 1960 से 2000 ईयर में जो ईल्ड है किसकी, वीट की, वो बढ़ी है आपके 11 से लेकर के 75 मिलियन आई हो टन्स, ठीक है, मिलियन टन, 75 मिलियन टन्स। आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा हमने ईल्ड की हमने प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया है विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आई बात समझ में। और आपको नाम याद रखना है वीट के अंदर, आपको क्या याद रखना है, एक तो ये देखना है बच्चों वीट जो आई है वो किस टेक्निक से आई है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी है ये, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। किसने दिए ये, नॉर्मन सर ने दिया है, राइट। इसका क्या क्या नेम था, सोनालिका और कल्याण, ठीक है। ये दो वीट की वैरायटीज हैं जिसके अंदर क्या है, हाई यील्डिंग है, सेमी ड्वार्फ वीट, ठीक है, सेमी ड्वार्फ वीट। आ गई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान देनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। सो wheat during the period 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons। dwarf wheat क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं, हाई यील्ड, इसी के लिए हमने देखा है रेजिस्टेंस फॉर लॉजिंग, हमने वाटर लॉजिंग पढ़ा था याद हो तो इससे प्रीवियस वीडियो में। कॉमन पैथोजन एंड पेस्ट, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस, स्मॉलर ग्रोथ पीरियड, क्या होना चाहिए, बहुत कम समय में इसकी ग्रोइंग पीरियड होनी चाहिए। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाए। कॉमन पैथोजेनरिस और पेस्ट, जो कॉमन पैथोजन है उसके अटैक से इसके अंदर क्या होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। रेजिस्टेंस फॉर लॉजिंग, वाटर लॉजिंग के प्रति भी इसके प्रति क्या होना चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। और हाई यील्डिंग इसके अंदर, ये सारे के सारे क्या है, सेमी ड्वार्फ वीट के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नोबल लैचरेट नॉर्मन ई बॉर्लॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, डेवलपमेंट सेमी ड्वार्फ व्हीट। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, नीट में क्वेश्चन एस्पेक्ट से। In 1963, several varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, जो कि मैंने आपको बताया, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt of India. Now we have rice. राइस में कितना जो है चेंज आया है या कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो आप देखोगे 1960 से 2000 में कम से कम 35 मिलियन टन से ये रह गई है, से ये चली गई है 89.5 मिलियन टन तक। दिस वॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी वर डिराइव्ड, कहाँ से डिराइव्ड की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार है आपका नाम IR8
एक आपने ये लिया, ये कहाँ की वैरायटी है बच्चों, ये है आपकी IRRI फिलीपींस की। ठीक है, और एक और वैरायटी है जिसके बीच में क्रॉस कराया गया है, जिसका नाम है आपका ताईचुंग नेटिव, है ना, ताईचुंग नेटिव 1। ये कहाँ की है बच्चों, ताइवान की है ये। इसके बीच में जब हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो हमारे पास सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी आई जो कि इंडिया में है, उसका नाम है जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना। क्लियर दैट। ये दो वैरायटीज हमने कैसे लिए, ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, राइट। कैसे हमने लिया, हमने IR8 वैरायटी है जो कि राइस की है। कहाँ पर मिलती है ये, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, और दूसरी जो है वो ताईचुंग नेटिव 1 ताइवान की वैरायटी है। दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्या मिला हमें, दो वैरायटी मिली, जया एंड रत्ना ऑफ राइस। कैसी है, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी है। आगे क्या बात समझ में, दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज वर derived from IR8 developed at International Rice Research Institute IRRI Philippines and Taichung Native 1 from Taiwan. The derivatives were introduced in 1966. 1966 में जो वैरायटी आई उसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जया एंड रत्ना were developed in India. Clear that? Now we have sugar cane. शुगर केन की वैरायटी में क्या हुआ बच्चों, देखो शुगर केन हमने दो वैरायटी ली, एक लिया हमने सैकेरम बारबेरी और दूसरा लिया सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये था साउथ इंडिया का, ठीक है, और ये था नॉर्थ इंडिया में। क्या इसकी पहचान थी, इसका जो स्टेम था बच्चों वो थिन था और जो शुगर कंटेंट था वो कैसा था, लेस था। जो हमारी साउथ इंडिया में शुगर केन पाई जा रही थी उसमें क्या था, शुगर कंटेंट ज्यादा था और जो स्टेम थी वो कैसी थी, थिक थी। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पे हमारे पास जो शुगर केन की वैरायटी आई वो कैसी थी, हाई यील्ड था, ठीक है। दूसरी बात शुगर कंटेंट भी ज्यादा था और तीसरी बात जो स्टेम था वो थिक था। क्या हुआ, सुनो वापस से कहानी बच्चों। सैकेरम ओमनीसेरम यानी कि जो शुगर केन की वैरायटी थी साउथ इंडिया में जिसका स्टेम थिक था और उसके अंदर शुगर कंटेंट भी ज्यादा था, वो साउथ इंडिया में उगता था बट वो नॉर्थ इंडिया में नहीं उगता था। हमारे यहाँ का जो शुगर केन था वो कैसा था, थिन था और शुगर कंटेंट भी ज्यादा था। हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हमें कुछ ऐसा मिले, तो हमने क्या किया, नॉर्मल वाले का और इसके साथ में क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने पर नॉर्थ इंडिया में अब जो शुगर केन आते हैं वो आते हैं थिक, शुगर कंटेंट ज्यादा और यील्डिंग भी हाई। आगे क्या बात समझ में, चलो और रीड कर ले। सैकेरम बारबेरी was originally grown in North India but had poor sugar content and yield. Tropical canes grown in South India, Saccharum officinarum had thicker stem and higher sugar content but did not grow well in North India. North India में नहीं उगता था प्रॉपर तरीके से। These two species were successfully crossed, दोनों को क्रॉस करवाया। Get a sugar cane varieties, हमने एक ऐसी वैरायटी ली जिसके पास क्या था, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ हाई यील्ड, thick stem, high sugar content and ability to grow in the sugar cane areas of North India। यानी कि जो हमारे पास वैरायटी आई अब वो आराम से नॉर्थ इंडिया में भी उग रही थी। इसके अलावा हाई यील्ड था, शुगर कंटेंट ज्यादा था, स्टेम भी हमारा थिक था। क्लियर दैट। नाउ मिलेट्स, हाइब्रिड मेज, जवार and bajra have been successfully developed in India.
hybrid breeding have lead to the development of several high yielding varieties resistant to water stresses. Clear that? Now we have, हमारे पास अब क्या हुआ, ऐसी वेराइटीज जो कि इंडिया में पाई जाती है। तो वीट का हमारे पास जो इंडिया में वेराइटी है वो है मेनली जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है सोनालिका, और हमारे पास कल्याण सोना। दूसरा हमारे पास जो राइस का है वो है जया एंड रत्ना। तीसरा जो हमारे पास शुगर केन का है कैसे बनाया गया, राइट। तो आप याद कर लो, वीट का कल्याण सोना एंड सोनालिका तो आपकी बुक में है। इसके अलावा हमारे पास सोनारा 64, अर्ली, सराबती सोनारा, राइस में हमारे पास जया एंड रत्ना। शुगर केन की हम बात करें तो जो हमने जिससे बनाया है उसी की न्यू वैरायटी हमने प्राप्त की है। नाउ वी हैव प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें डिजीज फ्री प्लांट मिल सके। तो कौन कौन से ऐसे पैथोजन हैं, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो यदि हम बात करें फंगस की तो ब्राउन रस्ट इन बीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट इन पोटैटो, बाय बैक्टीरिया, ब्लैक रोट एंड कुर्सीफर, बाय वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, हम बात करते हैं येलो मोज़ेक वायरस, या हम बात करें टर्निप मोज़ेक वायरस। बहुत सारे ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। अब क्या करें, कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड लें, मेथड लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी इसके बारे में कि हमें जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना है, फिर पेरेंट्स को चूज करना है, उसके अंदर क्रॉस करवाना है, फिर हम देखेंगे कि क्या उसकी टेस्टिंग होगी और हम उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। सो नाउ वी हैव मैनी वेराइटीज जिसको आप लर्न करोगे, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, जो है वीट की, ब्रासिका यानी कि सरसों की, कॉलीफ्लावर की, काउपी की एंड चिली की। कैसे लर्न करोगे, देखो बच्चों, सबसे पहले हम वीट की याद कर लेते हैं, ठीक है। वीट की याद करी, वीट हमारा प्लांट, इसकी जो वैरायटी है उसका नाम है हिमगिरी, राइट। डिजीज है इसमें लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, और एक है हिल बंट, राइट। ये दे रखा है। अब सुनो, लर्न कैसे करना है, कैसे याद रहेगा मैम। देखो वीट जो है उसकी वैरायटी है हिमगिरी। तो आप ये सोच सकते हो, ये अनुमान लगा सकते हो कि एक पहाड़ी है और पहाड़ी पे गेहूं की वैरायटी है जिसका नाम है हिमगिरी, ठीक है। इस वैरायटी का नाम है हिमगिरी, और मैं यहां पर खड़ी हूं और मुझे इस हिमगिरी को तोड़ना है, लेकिन बीच में मेरे पास क्या आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लीव्स आ रही हैं जिसमें स्ट्राइप्स बनी हुई है। तो मैं यहाँ छड़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं यहाँ जा ही नहीं पा रही हूँ। आई बात समझ में। लर्न करने की बात है कि जो वीट है उसकी वैरायटी है हिमगिरी, यानी कि वो कोई हील पे प्रेजेंट है। तो हील पे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसमें डिजीज तो होगी हील हंट, ठीक है। डिजीज कौन सी होगी, हील हंट, ठीक है। ये तो पता लग जाएगा हील हंट अपनी एक डिजीज है। और दूसरी बीमारी कैसे याद करोगी कि मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ लेकिन बीच में लंबी लंबी लीव्स हैं जिसमें स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, तो इसलिए तो याद हो गया वीट की वैरायटी हिमगिरी, और उसका जो डिजीज है वो आ जाएगा हील हंट, और दूसरा आ जाएगा आपका लीव एंड स्ट्राइप रस्ट। क्लियर दैट। फर्स्ट याद हो गया वीट का। अब दोस्तों ब्रासिका यानी कि हमारी सरसों, ठीक है। सरसों कैसे होती है बच्चों, पीली होती है, यानी कि मैं कैसे कह सकती हूँ, सोने की तरह चमकीली, ठीक है, सोने की तरह चमकीली। तो आप बोलोगे पूसा स्वर्णिम, सोने की तरह पीली, स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम, नाम याद हो गया वैरायटी का, ठीक है। ब्रासिका सोने की तरह होती है, पीली होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं पूसा स्वर्णिम। अब इसकी बीमारी याद है व्हाइट रस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ है करण राय लिखा हुआ है, लेकिन हम राय बोलेंगे, ठीक है। ये कोई अमीर घराने का लड़का है करण राय, और इसको एक बीमारी हो गई है किसकी, व्हाइट रस्ट यानी कि डेंड्रफ की, ठीक है। इस बंदे को इसके वाइट क्या हो गए, डेंड्रफ हो गया है बालों में। किस में हुआ, ब्रासिका, याद करवा रही हूँ, सरसों की जो वैरायटी है उसका नाम है पूसा स्वर्णिम, जिसके अंदर व्हाइट रस्ट हुआ है। करण राय एक नाम का लड़का है जिसके डेंड्रफ हो गया है। आगे क्या बात समझ में। याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, याद कर लो, ठीक है। तीसरी बात है कॉलीफ्लावर है, इसके अंदर पूसा
शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल कैसे हैं? दोनों वाइट कलर के हैं, ठीक है, एक्चुअल में नहीं। स्नोबॉल कैसे कलर की होती है? वाइट। याद करने के लिए बता रही हूं। शुभ्रा, शुभ्रा यानी कि जैसे शांति होती है तो कैसी होती है? सादगी, शांति का प्रतीक कैसा कलर होता है? सफेद कलर होता है। तो हम कह रहे हैं कि कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर में हम बोल रहे हैं ये दोनों व्हाइट रंग की है, तो उसमें डिजीज कैसे होगी? तो हम इसको काला कर देंगे, ठीक है, जो शांति का प्रतीक है हम उसको काला कर देंगे। तो कौन सी बीमारी हो रही है? ब्लैक रोट, कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रोट। याद करने के लिए तो जो कॉलीफ्लावर है उसकी वैरायटी कौन सी हो गई? एक तो हो गई पूसा शुभ्र और एक हो गई हमारी पूसा स्नोबॉल 1 K1, ठीक है। अब इसमें जो डिजीज होगी हम इसको काला करना चाहते हैं, तो ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रोट। क्लियर दैट? याद रहेगा। काउपी, काउपी, काउ जो होती है अपन हाथ लगाते हैं कितना कोमल कोमल सी लगती है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी, तो पूसा कोमल। याद रखोगे। क्या हो रहा है इसमें? जो काउ है, ठीक है, जो हमारी, देखो काऊ की मेरे को शक्ल इतनी अच्छे से बनानी नहीं आती, मैं तो ऐसे बना रही हूँ। ये काऊ है, बहुत सी कोमल है, कोमल है ये, ठीक है। अब इस पे एक बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया कर देगा इस पे ब्लाइट, इसकी कोमल त्वचा को खराब कर देगा। तो काउपी, पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट। याद रहेगा। लास्ट देखो चिली, चिली कैसी है? सदाबहार है। मिर्ची तो डलती डलती है, ठीक है, मिर्ची बहुत तीखी होती है, सदाबहार है, तो याद रखोगे पूसा सदाबहार, कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ना तो बैक्टीरिया से बीमारी होगी ना ही फंजाई से होगी, इसको वायरस से ही बीमारी लग सकती है। तो आप देखोगे चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल। क्लियर दैट? लर्न करने के तरीके बताए हैं। ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि मैम नहीं वीट की वैरायटी तो आपको हिमालय पे जाके मिलेगी, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दिया है। ऐसा भी नहीं है कि करण राय जो है उसको डेंड्रफ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक लर्न करने का तरीका दिया है, याद रहेगा। एक बार यही तरीका, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ वीट है, हिमगिरी वैरायटी है, कौन सी बीमारी होगी? क्यों मैं ऊपर चढ़ रही हूँ तो लीफ एंड स्ट्राइप, रस्ट बीच में आ रहा है, और हिल हंट तो उसको होगा ही होगा। दूसरी हमारी जो वैरायटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा राइस, ब्रासिका। ब्रासिका के अंदर हम देखेंगे पीला होता है, ठीक है, तो नाम होगा इसका पूसा स्वर्णिम। करण राय, क्या होगा इसको? डेंड्रफ हो गया है, वाइट रस्ट हो गया है। फिर हमने देखा कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में हमने देखा कि वाइट कलर की है, पूसा शुभ्र, पूसा स्नोबॉल K1। कौन सी बीमारी हो जाएगी? इसको ब्लैक कलर करना है तो ब्लैक रॉट हो जाएगी, और एक और बोलेंगे हम कर्ल ब्लाइट, हाँ कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट। फिर हम बात कर रहे हैं हमारी चिली पी की, नहीं काऊ पी की। काऊ पी में हमने देखा कि इसकी जो बॉडी है बहुत कोमल है, तो हमारे पास आ जाएगा पूसा कोमल। फिर हम बोल रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया ने डिजीज लगाती है, तो बैक्टीरिया ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट। फिर चिली, चिली कैसी है? सदाबहार है, सब सब्जियों में डलती है, पूसा सदाबहार। इसको ना तो बैक्टीरिया से डिजीज होगी ना ही इसको फंजाई से डिजीज होगी, इसको बैक्टीरिया से डिजीज हो जाएगी। तो चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल। आई होप जैसे मैंने लर्न किया है वैसे आपको भी लर्न हो जाए। नाउ वी हैव ब्रीडिंग मैथड। हमारे पास ब्रीडिंग मैथड है। सबसे पहला है म्यूटेशन, फिर सिंगल सेल प्रोटीन, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रोप्रोपगेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसका जो जीन है उसमें मैनिपुलेशन ला लो, एनी सडन चेंज, ठीक है। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? पर्पसफुल चेंज कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन में देखा था। तो हम किसी भी वैरायटी के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्लांट है और मुझे इसका जीन चेंज करना है या उसमें म्यूटेशन कॉज करना है, तो मैं यूवी रेज इस पे डालूंगी, ठीक है। एक्स रेज भी डाल सकती हूँ, बहुत सारे हमारे पास म्यूटाजन होते हैं, कोई केमिकल भी डाल सकती हूँ, हाँ या ना, है ना। म्यूटाजेंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी म्यूटाजन डाल करके मैं इसमें म्यूटेशन क्रिएट कराऊं, कोई ऐसा चेंज कराऊं जो कि मुझे डिजायरेबल ट्रेट दे सके, उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। आई बात समझ में? सो म्यूटेशन आर सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन अ ट्रेट ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन. The use of induced mutation in breeding to develop improved varieties is called as mutation breeding. म्यूटेशन के द्वारा हम किसी भी ब्रीड को चेंज कर रहे हैं, एक अच्छी वैरायटी दे रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग कह रहे हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो है आपका भिंडी का, अभी हम देखेंगे। The first step in a mutation breeding and including mutation by physical mutagen, X-ray, Y-rays, UV rays, by chemical mutagen. Example: sodium azides,
इथाइलिन एंड सल्फोनेट। क्लियर दैट? द प्लांट विद इंड्यूस म्यूटेशन आर सेलेक्टेड द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। हम क्या करेंगे, जो भी प्लांट हमें लेना है, जिसमें हमें चेंज करवाना है, जिसमें हमें फिजिकल या केमिकल म्यूटेशन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे डिजायर्ड ट्रेट के लिए। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम म्यूटेशन ब्रीडिंग, किसके द्वारा, मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा हमने कौन सी वेराइटी ली है, तो सबसे बड़ी है पारवानी क्रांति, प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति जो है भिंडी की वेराइटी है। भिंडी की वैरायटी ने क्या किया, भिंडी का जो नाम है वो है हमारे पास अबेलमोस्कस एस्क्यूलेंस। ठीक है, ये भिंडी है। इस भिंडी ने क्या किया, अपनी वाइल्ड वैरायटी के साथ, ठीक है, अपनी वाइल्ड वैरायटी के साथ जाकर के क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने से क्या हुआ, जो नई भिंडी बनी उसके अंदर येलो मोज़ेक वायरस का रोग नहीं लगा, कोई बीमारी नहीं हुई। तो ये भिंडी बड़ी इंटेलिजेंट थी, इसने एक क्रांति ला दी। क्या क्रांति ला दी कि इसने गई, भाई मेरे को येलो मोज़ेक वायरस हो रहा है, अब मैं कैसे बचूं, मुझे बचना है। तो इसने क्या किया, जंगलों में जाकर के अपनी वाइल्ड वैरायटी के साथ में क्रॉस कर लिया। क्रॉस कराने के बाद जो हमारी भिंडी आई, नई वैरायटी जो भिंडी आई, उसको येलो मोज़ेक वायरस नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना है, म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो एक एग्जाम्पल है वो है भिंडी, जिसमें प्रभानी क्रांति हमारी न्यू वैरायटी है, म्यूटेशन ब्रीडिंग की वजह से हुई है। क्या नाम है, जिसमें हमने बोला है अबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस ने क्या किया, अपनी वाइल्ड वैरायटी के साथ में क्रॉस किया, जिससे कि येलो मोज़ेक वायरस से उसके अंदर रेजिस्टेंट आ गया। क्लियर दैट? प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट इन इंसेक्ट प्लांट। अब हम देखेंगे, हमने देखा डिजीज फ्री प्लांट, अब हम देखेंगे इंसेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। तो एग्जाम्पल में रेजिस्टेंट टू जेसाइड्स इन द कॉटन एंड सीरियल्स लीव इन बीटल इन बीट। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, याद रखेंगे। किस किस पेस्ट से आप बचना चाहते हो, तो आपके पास 3 तरह के पेस्ट हैं, एक है अफाइड, दूसरा है जेसेट्स और तीसरा है फ्रूट बोरर। ठीक है, 3 आप पेस्ट याद रखोगे, लिख लो, अफाइड्स, फ्रूट बोरर, फ्रूट की स्पेलिंग ठीक है, अफाइड, फ्रूट बोरर, और तीसरा है हमारे पास जेसिड्स। ठीक है, इन तीनों से हमें बचना है। तो याद रखना है ब्रासिका में आप देखोगे अफाइड से डिजीज कॉज हो सकती है, और इसकी जो वैरायटी है, जिससे मतलब जो अच्छी वैरायटी है उसका नाम है पूसा गौरव। तो ब्रासिका, अफाइड, पूसा गौरव। फिर आप देखोगे फ्लैट बीन के 2 तरीके हैं, सेम 2 सेम 3, पूसा सेम 2 पूसा सेम 3, अच्छी वैरायटी है। किससे बचती है, तीनों से बीमारी है, अफाइड से भी है, जैसेट से भी है और फ्रूट बोरर से भी है, तीनों से इसको हो रही है, इसलिए इसकी 2 वैरायटी है, ये ऐसे याद कर सकते हो। ओकरा भिंडी की हम बात करें, पूसा स्वानी और दूसरा है पूसा A4, शूट एंड फ्रूट बोरर से इसको डिजीज, एक को तो फ्रूट बोरर से हो रही है, एक को अफाइड से हो रही है और एक को तीनों से हो रही है। क्लियर दैट? याद रख लोगे। चलें आगे। नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, कैसे हम फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement। यानी कि आपने देखा है, हम खाना सब खाते हैं। देखो, आपने कभी टीवी में ऐड भी देखा होगा कि एक मम्मा अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि क्या उसने खाना खा लिया, तो उसके हस्बैंड उसको रिप्लाई करते हैं हाँ पेट भर के। तो वो रिप्लाई करती है अगेंस्ट में, पेट भर के तो खाया है लेकिन न्यूट्रिशन भर के नहीं खाया है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हम सभी पेट भरते हैं अपना, लेकिन क्या हम उतना न्यूट्रिशन अपटेक कर पा रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, क्या हमें उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है। पॉइंट ये है, क्या हम उतना न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो गरीब हैं, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो बैगर्स हैं, खाना तो वो भी खाते हैं, पेट अपना वो भी भरते हैं, क्या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है? नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हम कहते हैं हिडन हंगर। ठीक है, हिडन हंगर है क्योंकि हमें पता नहीं लगता, हम वी आर ऑल्सो हिडन हंगर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट हो। क्लियर दैट? A greater number 3 billion people suffer from micronutrient, protein, vitamin deficiencies or hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat. Diets lacking essential micronutrient
particularly iron, vitamin A, iodine and zinc increase the risk for disease, reduce life span and reduce mental abilities. That means बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, या लैक ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से हम प्रॉपर वो डाइट नहीं ले पाते जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. तो हमें क्या चाहिए, ऐसा फूड चाहिए जिसमें विटामिन भी हो, जिसमें जिंक भी हो, जिसमें आयरन भी हो, जिसमें प्रोटीन्स भी हो. तो ऐसी वैरायटीज़ के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बस ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं. ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं. तो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स and minerals or higher protein and healthier fats is the most practical means to improve public health. पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम मिनरल और विटामिन की टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. क्लियर दैट? ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटीज आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग. क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इम्प्रूव करने के? प्रोटीन कंसंट्रेशन एंड क्वालिटी. ठीक है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, यानी कि फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट. आप सभी को पता है कि ये क्या होते हैं. In 2000 maize hybrid twice the amount of the amino acid lysine and tryptophan. याद कर सकते हैं कि 2000 के अंदर जो मेज हाइब्रिड थी उसके अंदर दुगना अमाउंट था अमाइनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफान का. याद रखोगे. व्हीट वैरायटी अटलास 66 इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है. हाई प्रोटीन कंटेंट है अटलास 66 के अंदर. ये व्हीट की वैरायटी है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है. राइट, याद रखोगे. आयरन फोर्टिफाइड राइस. ठीक है, राइस बनाए जिसमें 5 टाइम्स मच आयरन है. ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है आप याद रखोगे. मेज हाइब्रिड में दुगना अमाइनो एसिड है लाइसिन और ट्रिप्टोफान. व्हीट के अंदर हम बोल रहे हैं प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है. फिर हम बोल रहे हैं आयरन फोर्टिफाइड राइस, यानी कि आयरन में 5 गुना आयरन ज़्यादा है. ठीक है, व्हीट की वैरायटी का नाम याद रखोगे अटलास 66. नाउ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, नाम याद रखना. इन्होंने बताया है कि किस किस में इन्होंने बायोफोर्टिफिकेशन करके इम्प्रूव किए हैं मिनरल्स का. जैसे कि विटामिन ए की बात करें तो कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन. विटामिन सी की बात करें तो बीटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो. जैसे मैंने एक टेबल फॉर्म में बनाया, आप भी ऐसे बना के याद कर सकते हो. आयरन स्पिनच, कैल्शियम बथुआ, प्रोटीन बीन्स, ब्रॉड, लबालब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस. देखो बच्चों, ऐसे भी याद हो सकता है. विटामिन ए किस में ज़्यादा है? कैरेट, स्पिनच में. आयरन तो आपको पता ही है स्पिनच में होता है. प्रोटीन आपको पता है बीन्स में सबसे ज़्यादा होता है. ऐसे करके आप याद कर सकते हो. नाउ वी हैव सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन क्या है बच्चों? जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ लें एज अ बायोमास. ठीक है, जैसे जो स्पेस में जाते हैं वो ऐसा ही सिंगल सेल प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आती है. ठीक है, सो सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू एज अ बायोमास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड इन अ वेरियस वे टू बी सर्व्ड एज ह्यूमन फूड. मतलब हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बायोमास को ही हम एज अ फूड ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत अच्छी ऐसी फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट एक्ट एज अ वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स टू प्रोटीन फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिशन. ह्यूमन न्यूट्रिशन जो कि प्रोटीन का एक अल्टरनेटिव सोर्स है. ये क्या? सिंगल सेल प्रोटीन. द सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एससीपी में रेंज CO2 थ्रू इंडस्ट्री. देखो हमने देखा था जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस थी जिसमें CO2 की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम शेड लगा करके क्या करते हैं, C3 प्लांट को बहुत अच्छा ग्रो करवा सकते हैं. तो CO2 तो चाहिए. तो CO2 फ्रॉम ए CO2 थ्रू द इंडस्ट्री इल्यूएंट लाइक वे टू लो कॉस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटेड एज सोडस्ट एंड पैडी स्ट्रॉ. अब कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं? ठीक है, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं? तो वी हैव साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना. यदि आप बात करते हो बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस. यदि आप ईस्ट की बात करते हो तो कैंडिडा यूटिलिस. और यदि आप फिलामेंटस फंजाई की बात करते हो तो फ्यूसिरम ग्रामिनेरियम. लर्न करने हैं नेम, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में जो जो दिया हुआ है, जो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. हर लिस्ट, हर चार्ट.
नाउ वी हैव प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? देखो बच्चों, प्लांट का कोई टिश्यू लो और उसको कल्चर कर लो और एक नया प्लांट बना लो, नाम से ही पता लग रहा है। देखो क्या करते हैं हम, आ जाओ। पीटीसी बहुत ही कारगर है, बहुत ही मस्त चीज है ये। इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव अ प्लांट, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट का प्लांट। लीफ ले लो, ठीक है, लीफ लिया, लीफ ली हमने और एक मीडिया बनाया, ठीक है, एक मीडिया बनाया। अब इस मीडिया में तुम्हें ग्रो करवाना है ये लीफ, ठीक है, ये लीफ से तुम्हें एक पूरा प्लांट बनाना है, तो तुम्हें क्या क्या डालना पड़ेगा खुद सोचो। इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन होना चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए, राइट। फिर हम बात करें इसके अंदर मैम प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए। एरिएशन क्यों भाई? प्रॉपर एरिएशन होगा, गैसेस का फ्लो होगा, तभी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर प्लांट हार्मोन होने चाहिए, ठीक है, शूटिंग और रूटिंग के लिए, तभी तो प्लांट बनेगा। कैसे बनेगा? जब उसमें शूटिंग रूटिंग होंगी, तो प्लांट हार्मोन हमें चाहिए। इसके अलावा आप सोचो क्या चाहिए हमें, इसका जो मीडिया है, चूंकि ठीक है मीडिया है, तो इसमें हमें अगार चाहिए। इसके अलावा इसकी पीएच बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। पीएच के अलावा देखो, पीएच हो गई हमारी, अगार हो गया, न्यूट्रिशन हो गए, हमारा एरिएशन हो गई, प्लांट हार्मोन हो गया। इसके अलावा क्या बच रहा है बच्चों? ठीक है, कुछ बचेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। पीएच हो गई, ये सारी की सारी चीजें एक ऑप्टिमम रेंज में होनी चाहिए। फिर क्या होगा, धीरे 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 इसमें ग्रोथ होने से पहले क्या बनेगा, इस तरह का, इस तरह की एक ग्रोथ होगी, ठीक है। अनडिफरेंशिएट ग्रोथ, अनडिफरेंशिएट ग्रोथ हो रही है, इसको हम कहते हैं बच्चों कैलस, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैलस। और कैलस के बाद में जब हार्मोन आपने इस मीडिया में डाला है, तो धीरे धीरे इसी कैलस से शूटिंग भी होगी और इसी कैलस से रूटिंग भी होगी। फिर आप देखोगे फर्दर एक पूरा प्लांट बन गया है। तो आपने क्या किया, एनी पार्ट ऑफ प्लांट जिसको आपने एक कल्चर मीडिया में डाला, उस मीडिया में प्रॉपर एक ऑप्टिमम कंडीशन थी। फिर धीरे धीरे इसके अंदर कैलस का फॉर्मेशन हुआ। इस कैलस में जब आपने इस मीडिया के अंदर क्या डाला है, हार्मोन डाले हैं, प्लांट हार्मोन डाले हैं, तो सीधी सी बात है शूटिंग रूटिंग होगी, उसके बाद प्रॉपर प्लांट बनेगा। यही क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर है। टेक्निक समझ में आ गई क्या? चलिए, द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यूज और ऑर्गन aseptically और artificial medium in a suitable container under controlled environmental condition। कंडीशन एकदम कंट्रोल होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर हमारा CO2 होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो एक प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है। द पार्ट विच इज कल्चर्ड कॉल्ड एक्सप्लांट। आपने यहाँ पर लीफ ली है बच्चों, इसको मैं क्या कहती हूँ, एक्सप्लांट कहती हूँ, राइट। इसको मैंने क्या कहा है, एक्सप्लांट का है। एम्ब्रॉइड और नॉन जायगोटिक और सोमेटिक एम्ब्रियो। क्यों बोला सोमेटिक एम्ब्रियो? क्योंकि हमने कोई भी पार्ट लिया है, हमने यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल पार्ट नहीं लिया, हमने पार्ट का प्लांट का ऐसा पार्ट लिया है जो कि क्या हुआ, सोमेटिक हुआ। तो सोमेटिक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रोड्यूस बाय इन विट्रो कल्चर एंड हैव द एबिलिटी टू फॉर्म फुल फ्लैश प्लांट। पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है और ऐसी एबिलिटी कहलाती है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी यानी कि उस प्लांट के पार्ट में ऐसी एबिलिटी होना जिससे कि वो पूरा प्लांट फॉर्म कर ले, ऐसी एबिलिटी कहलाती है टोटिपोटेंसी। याद रखोगे, प्लांट में ही ऐसी कैपेसिटी होती है, हम में नहीं होती है, ठीक है। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द सोमेटिक सेल एक्सप्लांट टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। द एक्सप्लांट आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स टू मेक अ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब सुनो, अच्छे से प्लांट टिश्यू कल्चर समझ लो, अच्छे से समझ लो, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या लिया, अगार लिया, ठीक है,
मीडिया बनाया, इस मीडिया में क्या क्या डाला, एंजाइम्स, ठीक है, इसमें आपने डाला न्यूट्रिएंट्स, इसमें आपने डाले हार्मोन, साथ ही इसकी पीएच बैलेंस करी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या लिया, मान लीजिए कि ये प्लांट है और इसका आपने ये लीफ ले ली, ठीक है, लीफ ले ली, लीफ मैंने, ये कंटेनर है, ये लीफ रख ली, लीफ क्या है, एक्स प्लांट है, ठीक है, क्या है, एक्स प्लांट है। अब क्या हुआ फर्दर, चूंकि हमारे पास मीडिया में सब कुछ है तो धीरे धीरे क्या बोलेगा, अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएट ग्रोथ होगी, जिसको हमने नाम दिया है बच्चों कैलस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। इस कैलस में धीरे धीरे, इधर आ जाओ, इस कैलस में चूंकि अपन ने ऑक्सिन और साइटोकिन और जिब्रेलिन सब दिया है तो इसमें धीरे धीरे शूटिंग और धीरे धीरे रूटिंग होने लगेगी, उसके बाद एक पूरा प्लांट बन जाएगा, राइट। इसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक फॉर प्लांट ब्रीडिंग। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक एडवांस टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग की। चलिए, ये हो गया अपना रिक्वायरमेंट फॉर टिश्यू कल्चर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने बता दिया, स्टेराइल एनवायरनमेंट। स्टेराइल एनवायरनमेंट क्यों, क्योंकि जो आपने एक्सप्लांट लिया है बच्चों, जो आपने एक्सप्लांट लिया है, हो सकता है कि एनवायरनमेंट के द्वारा इस पे कोई ऐसा पैथोजन प्रेजेंट हो या ऑलरेडी इसको कोई डिजीज हो, ठीक है, तो इससे हमें बचाना है, हमें देखना है कि ये प्लांट डिजीज फ्री होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। तो हम केमिकल के द्वारा इसको क्या करेंगे, सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसको सरफेस स्टरलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एरिएशन, एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए। जब मीडिया में आप ग्रोथ करवाना चाहते हो तो इसकी प्रॉपर स्टीरर लेंगे जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर एरिएशन हो सके। न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, तो तीनों चीज़ें चाहिए। स्टेराइल एनवायरनमेंट includes sterilization of dishes and vessel to be used as well as the nutrient medium। जो भी आप यूटेंसिल्स, जो भी आप फ्लास्क, पैटी डिश जो भी यूज़ कर रहे हो, पहले उसको स्टेलाइज्ड होना चाहिए। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे ग्रो इन द मीडियम। जो भी मीडियम में ग्रो हो रहा है वो सारा का सारा स्टेलाइज होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो पैथोजेनिक हो जाएगी कंडीशन, डिजीज्ड वाला प्लांट हमारा बनेगा जो हम नहीं चाहते हैं। एरिएशन, इट इज़ डन बाय अकेजनली स्टीरिंग, यानी कि हम उसको ऐसा कुछ स्टीरर करें, जब हम अगार से मीडिया बनाते हैं तो हम उसको घुमाते रहें ताकि प्रॉपर एरिएशन हो जाए इन द मीडियम, और बाय प्लेसिंग इट एट ऑटोमेटिक शेकर, शेकर पे भी हम रख सकते हैं। स्टेराइल एनवायरनमेंट, स्टेराइल एनवायरनमेंट, यहाँ पे बच्चों स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आपको आएगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स आएगा। सो दो द कंपोजिशन ऑफ वेरी डिपेंडिंग अपॉन टिश्यू बेसिक जनरल कंपोनेंट्स आर, क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, कार्बन सॉल्ट्स होना चाहिए आपके पास, सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए हमारे पास, वाइटामिन्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड होने चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर क्योंकि हार्मोन तो बहुत ज़रूरी है, अदर कंपाउंड्स में आपके पास ईस्ट होना चाहिए, माल्ट होना चाहिए जब अपन कुछ स्पेसिफिक टिश्यू कल्चर कर रहे हो, या अगार तो हमें चाहिए, और ऑप्टिमम जो पीएच होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5.7 होनी चाहिए। नाउ माइक्रो प्रोपगेशन, आप देखो क्या कर रहे हो, माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, जब आप पीटीसी करते हो बच्चों, प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो, तो उससे आप बहुत सारे पौधे, एक पार्ट से, एक एक्सप्लांट से बहुत सारे पौधे बनाते हो, इसी को हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। आगे बात समझ में। इन दिस द टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज्ड फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट यूजिंग एक्सप्लांट।
एक एक्सप्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं माइक्रो, यानी छोटू सा पार्ट। देखो माइक्रो यानी कि एक एक्सप्लांट जिससे आपने मल्टीपल प्रोपागेशन करवा दिया हो, ठीक है, मल्टीपल प्रोपागेशन करवा दिया हो, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। द टेक्निक इज नेम्ड ओइंग टू द माइन्यूट साइज ऑफ द टिश्यू, बहुत छोटा सा साइज है, और एक्सप्लांट यूज फॉर प्रोपागेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन। द प्लांटलेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। अब देखो, जो प्लांट टिश्यू कल्चर से आपने लिया है, क्या लिया है, प्लांटलेट्स लिया है, इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, सोमा क्लोन्स कह रहे हैं। आप समझो क्या मतलब है, टेक्निकल नाम नहीं समझ में आता है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो ये एक्सप्लांट है, पीटीसी किया, हमारे पास ये प्लांट आ गया, ठीक है, बहुत सारे प्लांट आ गए। अब ये क्या होंगे बच्चों, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, सोमा क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब क्या है, एक दूसरे के समान, सोमा यानी कि समान, क्लोन्स यानी कि इसी की कॉपी। आ गई बात समझ में, लर्न रहेगा। सोमा क्लोन्स का मतलब होता है समान, कॉपीज, ठीक है, सोमा क्लोन्स एक जैसी रहेंगी, जेनेटिकली सिमिलर है। तो द प्लांटलेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट टिश्यू कल्चर आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स as they are genetically identical to each other, therefore it is also called as soma clonal propagation। इसलिए हम माइक्रो प्रोपगेशन को सोमा क्लोनल प्रोपगेशन भी कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में, चलें आगे। एडवांटेज क्या है, देखो इजी है, सेफ है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड मेथड है, ठीक है, हम इजीली प्रोपागेटेड करा सकते हैं। हेल्प्स इन द रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एक छोटा सा एक्सप्लांट से बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिवली सीजन, जो सीजन प्लांट होते हैं हम उसको एनुअल प्लांट में तब्दील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन या सोमा क्लोनल प्रोपागेशन। नाउ वी हैव लास्ट टेक्निक, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, देखो हमने लिया प्लांट ए एंड प्लांट बी, ठीक है, इसका सेल लिया, इसका प्लांट सेल लिया, ठीक है, प्लांट है ये, प्लांट ए प्लांट बी, इसका हमने सेल लिया, इसका भी सेल लिया, ठीक है। अब यहां से हम इसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब हटा देंगे, सिर्फ अंदर क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। इसमें भी क्या रहेगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। इनको हम क्या करवा देंगे, पीईजी में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में। इसकी वजह से क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ, इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाएगा। पीछे बना लूं क्या एक बार, प्लांट ए प्लांट बी, सेल ले ली, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक सेल, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक सेल। क्या करोगे, इसको पीजी के घोल में डालोगे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के घोल में डाला, इसकी वजह से क्या होगा, ये कंटेनर है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, पीजी पड़ा हुआ है, ये सेल थी, ये सेल थी, आपस में फ्यूज हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो गया, ये लो। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, कंटेनर ये रहा, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर दैट, हमारे पास प्रॉपर एक सेल आ गई। दो अलग अलग जेनेटिक वेरिएबिलिटी से हमारे पास एक ऐसी सेल आई जिसमें दोनों के ट्रेट्स प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सो व्हेन अ हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल ऑफ टू वेराइटीज और स्पीशीज, इट इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिड। हमने प्रोटोप्लाज्मिक सेल लिया या सोमेटिक सेल लिया, उसमें से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करवा दिया। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सोमेटिक हाइब्रिड इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिड जो आपने बनाया ये क्या कहलाएगी, सोमेटिक हाइब्रिड कहलाएगी।
सोमेटिक हाइब्रिड। देखो बच्चों, सोमा क्लोनल प्रोपगेशन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। याद रखेंगे हम क्या कर रहे हैं। पेरेंट ए प्रोटोप्लास्ट, पेरेंट बी प्रोटोप्लास्ट, पीजी के घोल में रखा, सेल फ्यूजन हो गए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, सोमेटिक हाइब्रिड सेल आ गई है। इस तरीके से आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम किस तरीके से फूड एनहांसमेंट करा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है। तो हमने उसके अंदर देखा डिजीज फ्री प्लांट, फिर हमने देखा उसके अंदर इंसेक्ट या पेस्ट फ्री प्लांट्स, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हमने देखा कि म्यूटेशन ब्रीडिंग, फिर हमने देखा प्लांट टिश्यू कल्चर, फिर हमने उसके अंदर माइक्रो प्रोपगेशन, सोमा क्लोनल प्रोपगेशन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। यदि आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आप इजीली इसके अंदर क्या कर सकते हो, नंबर गेन कर सकते हो बच्चों। आई होप कि ये जो टॉपिक है प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे हम एक न्यू चैप्टर के साथ। जब तक थैंक यू।